हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम कर रहे थे अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज फॉर यूनिट 1। उसमें हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो 11th क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कहता है कि एक पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। यानी कि अगर हम एक पॉलीथीन पीस को एक वूल कपड़े से अगर हम उसको रब करें तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, कितना? 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो ये बताने की कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे और कहां से कहां पे ट्रांसफर होंगे। तो क्या चीज है, एक तो पॉलीथीन पीस है और दूसरा वूल है। जब पॉलीथीन पीस को वूल के साथ रब किया तो इसके ऊपर इतना चार्ज आ गया और नेगेटिव चार्ज आया। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो बच्चों ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव चार्ज लेके आता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जब यहाँ गए हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और टोटल चार्ज कितना हुआ? 3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो जो इन्होंने पूछा कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो वो तो हमने बता दिया, वूल से पॉलीथीन पे ट्रांसफर हुए। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो बताना है। तो जो भी चार्ज होता है वो किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन से। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन गए, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और ये n इलेक्ट्रॉन्स मिलके टोटल चार्ज कितना बना रहा है? q चार्ज। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके आ रहा है? e चार्ज लेके आ रहा है। दूसरा e लेके आ रहा है, 2e हो जाएगा। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3e हो जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो 4e चार्ज हो जाएगा। ऐसे अगर n इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Ne। और वो किसके बराबर है? हमारा q के बराबर। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना बच्चों, q = Ne। ठीक है। अब q कितना है? 3 × 10⁻⁻7 और n हमें निकालना है। n क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। e क्या है? एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके। तो ये भी कूलम, ये भी कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर हमारे पास एक प्योर नंबर बचेगा बिना किसी यूनिट के। ठीक है। तो n क्या आ जाएगा? 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। n क्या बना? 3 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻7 प्लस 19। ठीक है। और ये क्या बनेगा? 12। और 3 डिवाइडेड बाय 1.6 क्या बनता है? 1.87 × 10⁻12। ठीक है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथीन पे गए हैं। ठीक है, 10⁻12। तब जाके इतना चार्ज इस पे इकट्ठा हुआ। ठीक है। इसमें एक सेकेंड पार्ट भी है बच्चों, वो क्या कहता है? इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर गए हैं तो ये कुछ ना कुछ मास लेके गए होंगे यहां से यहां पे। ठीक है। तो कितना मास लेके गए होंगे? एक इलेक्ट्रॉन का मास ये और n इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा? 1.87 × 10⁻12 × 9.1 × 10⁻31 kg। और इसको सॉल्व करते हो तो बच्चों ये आता है 1.7 × 10⁻, ये कितना बचेगा? 8, 10, 18, 19। ठीक है। इतना मास वूल से पॉलीथीन पे ट्रांसफर हुआ है। ओके। ये पूछा जा सकता है बोर्ड में 1-2 नंबर में, अच्छा क्वेश्चन है।
ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना कि जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाता है। तो मूव करते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें भी दो पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट क्या है कि टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। बीच का जो सेपरेशन है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ऐसी कोई यूनिट हो जो सीजीएस में, ठीक है, उसको हमेशा एसआई में बनाना है। 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 1/100 मीटर। ये आ गया 5/10 मीटर। ठीक है, आगे क्या कहता है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 into 10⁻⁻⁷ कूलम। यानी कि जो दो स्फीयर है ए और बी, बीच में गैप कितना है आर, हर एक पे क्यू चार्ज है और क्यू की वैल्यू क्या है 6.5 into 10⁻⁻⁷ कूलम, है ना। हाँ, द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इनकी जो रेडियस है इस आर के मुकाबले में बहुत छोटी है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल स्फीयर्स हैं। ठीक है, हर एक स्फीयर पे इतना चार्ज है 6.5 into 10⁻⁻⁷ और इनके बीच में गैप कितना 5/10 मीटर। हमें म्यूचुअल फोर्स निकालने की, ये दोनों एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना। K की वैल्यू क्या होती है 9 into 10⁻⁹। Q1 Q2 क्या है, दोनों में चार्ज हमारा सेम है Q, तो ये आ जाएगा 6.5 into 10⁻⁷ का स्क्वायर, R 5/10 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो बच्चों, सोल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा इसको सोल्व, बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, मोटा मोटा क्या बनेगा 9 into 6.5 into 6.5 डिवाइडेड बाय 5 into 5, और 10 वाली जितनी भी टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं। इधर से आया 10⁻⁹, इधर से 10⁻⁻⁻14, और इधर से 10⁻⁻⁻2, और वो ऊपर जाके +2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा 100 स्क्वायर है ना 10 का, तो 100 बना, 100 ऊपर चला जाएगा, ये लिख दिया। इसको देख लो क्या बन रहा है और इसको देख लो क्या बन रहा है, ये 1.3, ये 1.3, इनका क्या बनेगा 1.69, और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये बन रहा है अपना 5-3। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना बच्चों, क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई तो है और यूनिट क्या रहेगी न्यूटन। तो यानी कि ये जो दोनों स्फीयर है ये एक दूसरे के ऊपर इतनी फोर्स लगा रहे हैं। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल the above amount and the distance between them is half। ये क्या कह रहा है कि नई फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या बनेगी जब हम इनके ऊपर चार्ज क्या कर दें, डबल कर दें। ठीक है, पहले क्यू चार्ज था, अब हमने 2q चार्ज कर दिया, और जो डिस्टेंस है उसको हमने हाफ कर दिया, r की जगह r/2 ले, क्लोज लिया इनको। तब जो नई फोर्स बनेगी वो क्या बन जाएगी बच्चों, F1 बोल देते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर। ये क्या है Q1 2q के बराबर, ये भी 2q के बराबर, तो इसका स्क्वायर, और ये r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 ऊपर आ गया 4, क्या बचा kq²/r², जो कि यहाँ पे भी था अपने पास kq²/r² ही बना था यहाँ पे। यानी कि
ये जो नई फोर्स है ये 16 टाइम हो जाएगी पुराने वाली फोर्स की। तो ये जो भी आया है इसको 16 से मल्टीप्लाई करवा दो, नई फोर्स आ जाएगी। क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ना, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो 16 टाइम्स, नई फोर्स बन जाएगी अपनी। ओके, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो 13 क्वेश्चन है बच्चों वो इस 12th क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास क्या थे, दो चार्ज थे ए बी, ठीक है, ये दो स्फीयर थे और बीच में गैप आर था। इस पे जो चार्ज था वो क्यू, इस पे भी सेम चार्ज था क्यू, है ना। अब 13 क्वेश्चन में क्या कहा कि एक और आइडेंटिकल साइज का स्फीयर लेके आए, जितना साइज इनका है उतने ही साइज का एक और स्फीयर लेके आए हम, सी स्फीयर, और इस पे कोई चार्ज नहीं है। सेम साइज बट अनचार्ज इज brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed from both। इन्होंने क्या किया, इस सी स्फीयर को जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसको पहले ए के साथ टच करवाया, ठीक है, फिर यहां से हटा के इसको बी के साथ टच करवाया और फिर इसको हटा दिया, ठीक है, ले गए इसको। तो होता क्या बच्चों, जब साइज हमारा सेम हो स्फीयर का और दोनों के ऊपर अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज हो, तो जब हम इन दोनों को टच करवाते हैं तो उससे चार्ज ट्रांसफर होता है, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होता है। अगर इस पे क्यू चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, जब इन दोनों को टच करवाओगे और साइज अगर दोनों का सेम है तो इसका जो हाफ चार्ज है वो इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि दोनों पे चार्ज कितना हो जाए, Q/2 Q/2, ठीक है, दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा कॉन्टेक्ट करवाते। तो पहले इसको ए के साथ कांटेक्ट करवाया, फिर बी के साथ कांटेक्ट करवाया, फिर हटा देंगे, तो इससे क्या होगा, ए और बी के ऊपर अब जो पहले चार्ज सेम सेम था क्यू क्यू अब अलग अलग हो जाएगा। उससे हमें बताना है कि इसमें अब म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन या म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बनेगी। तो अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, और इस पे क्यू चार्ज है। क्यू की वैल्यू क्या थी, 6.5 × 10⁻⁻⁷ कूलम, और आर कितना था 50 सेंटीमीटर यानी कि 5/10 मीटर। ये 12th क्वेश्चन से ही हमारे पास डेटा है। तो जब इस पे क्यू चार्ज और इस पे कोई चार्ज नहीं, इनको टच करवाओगे तो क्या होगा, इसका जो हाफ चार्ज है वो इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे कितना चार्ज बचा Q/2, इस पे कितना चार्ज आ गया Q/2, ठीक है। और ये कैसे करते हो, एवरेज निकाल लो, इसका चार्ज Q, इसका चार्ज 0 और डिवाइड बाय 2, तो Q/2 आया, यानी कि इतना चार्ज यहां से वहां ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास जो सी चार्ज है, सी स्फीयर है, इसके ऊपर Q/2 चार्ज आ गया, ठीक है, ए के साथ टच करवाने के बाद। अब इस Q/2 चार्ज के साथ में स्फीयर को बी के साथ टच करवाएंगे, ये बी और ये हमारा सी, ठीक, बी के ऊपर Q चार्ज है, सी के ऊपर Q/2 चार्ज है। अब कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, एवरेज निकाल लो, Q + Q/2 और इसका एवरेज, तो ये बन जाएगा 3Q/2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3Q/4, ठीक है। तो अब जो दोनों स्फीयर है उनके ऊपर इतना इतना चार्ज डेवलप होगा, बी के ऊपर 3Q/4 और सी के ऊपर 3Q/4, ठीक है। क्या हो रहा था कि इनका टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज कितना बन रहा है Q + Q/2, ठीक है। अब इस टोटल चार्ज का हाफ बी रखेगा, हाफ सी रखेगा, तो जब हाफ करोगे तो इतना चार्ज आया 3Q/4, यानी कि बी अपने ऊपर 3Q/4 चार्ज रखेगा, सी भी अपने ऊपर 3Q/4 चार्ज रखेगा, ठीक। तो अब अपने पास सी का काम पूरा हो गया, ठीक है, सी को हटा देंगे। तो जो नया जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है
उसमें क्या होगा, बी के ऊपर 3q/4 चार्ज है, ए के ऊपर q/2 चार्ज है और बीच में गैप इनके r है। ठीक है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन बतानी है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, क्या बनेगी, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। k की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले चार्ज की टर्म्स में कर लें, q/2 3q/4 और r²। तो यहां से 3/4×8 अंदर क्या बचा, kq²/r²। इसकी वैल्यू हमें पता है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने सोल्व किया था, क्या वैल्यू आई थी, 9 × 1.69 × 10⁻³ न्यूटन। ये वैल्यू बनी थी kq²/r² की। इसको अगर हम 3/8 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास इसके लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाएगी, वही हमें निकालना है। तो ये वाला जो पार्ट है वैल्यू निकालने वाला, ये आप लोग खुद करोगे। ठीक है बच्चों, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ बच्चों, इस टाइप का डायग्राम है। इसमें इन्होंने कहा है कि 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और जब हम उनको ऐसे जो प्लेट्स हैं जिनके पास चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, जब इनके बीच में से उन पार्टिकल्स को निकालते हैं तो ये उन पार्टिकल्स का पाथ बताएगा कि वो इस रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, 2 पार्टिकल्स ऊपर की तरफ डेविएट हो गए, एक पार्टिकल नीचे की तरफ डेविएट हो गए। तो इसमें इन्होंने पूछा है which particle has the highest charge to mass ratio and give the signs of 3 charges। तो ये जो चार्ज 1 2 3 इनके साइन बताने कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो तो देख के पता चल रहा है। आप सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये दोनों किसकी तरफ अट्रैक्ट होते लग रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि सीधे जाते जाते ये किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं ना। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तभी ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये वाला जो थर्ड है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट में पूछा इन्होंने किसके लिए चार्ज बाय मास का रेशियो हाईएस्ट होगा, Q/m की वैल्यू हाईएस्ट होगी। ये स्पेसिफिक चार्ज रेशियो होता है बच्चों Q/m, ये हाईएस्ट उसके लिए होता है जो सबसे ज्यादा डेविएशन शो करता है। ठीक है, अब जैसे स्टार्टिंग में तो ये जो तीनों पार्टिकल्स है ये ऐसे पैरेलल ही जा रहे थे, है ना, एक ही लाइन में। एक्चुअल में तो इनको ऐसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट चलते जाना चाहिए था। ये इनका रियल पाथ होना चाहिए था, लेकिन इन चार्ज प्लेट्स की वजह से ये क्या हुए, अपने पाथ से डेविएट हुए। ये इनका रियल पाथ होना चाहिए था और ये अब अपने पाथ से डेविएट हो गए। तो जिसकी डेविएशन सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसका Q/m सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम डेविएशन देखें, मान लो कि इस पॉइंट पे अगर हम डेविएशन देखें तो ये अपने पाथ से इतना डेविएट हुआ, ये भी अपने पाथ से इतना डेविएट हुआ और ये अपने पाथ से इतना डेविएट हुआ। तो किसकी डेविएशन सबसे ज्यादा है, थर्ड वाले की सबसे ज्यादा डेविएशन है ना, अपने पाथ से सबसे ज्यादा डेविएट हुआ, तो इसका जो Q/m रेशियो है वो भी सबसे हाईएस्ट होगा। तो इन्होंने सबसे हाईएस्ट पूछा था, तो जो थर्ड चार्ज है उसका Q/m सबसे ज्यादा होगा। फिफ्टींथ क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ E की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻³ x एक्सिस की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है
न्यूटन पर कूलम। पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड whose plane is parallel to the yz plane। अब एक स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर और इसका जो प्लेन है ये है पैरेलल टू द yz प्लेन, यानी कि स्क्वायर हमने yz प्लेन में रखा हुआ है। ओके, अब हमसे पूछा गया है कि इस स्क्वायर के थ्रू इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फ्लक्स मिल रहा है। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करके जा रही है। ठीक, तो ये हमारे पास फील्ड दिया हुआ है, अब हमें बताना है कि कितना फील्ड इसमें से पास हो रहा है, वो हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। ओके, तो पहले तो ये समझो बच्चों yz प्लेन का क्या मतलब है। मान लो कि ये हमारा जो बोर्ड है, इसमें इस बोर्ड पे ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है, ये वाली साइड, और ये मेरी साइड z एक्सिस है। ठीक है, यानी कि ये जो साइड है ये z एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस हो जाएगी। तो ये जो प्लेन है बोर्ड पूरा, ये मेरा yz प्लेन है, यानी कि जो मेरा स्क्वायर है वो इस बोर्ड के ऊपर है। ठीक है, ये पूरा बोर्ड जो है इसको ये स्क्वायर मानो, टाइम इसकी जो साइड है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, तो ये yz प्लेन हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है, i कैप डायरेक्शन। तो yz और x कहाँ आएगा, x इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि जो ये वाली डायरेक्शन होगी बाहर निकलते हुए वो मेरी क्या होगी, x एक्सिस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बोर्ड से ऐसे बाहर आते हुए, ठीक, और ये जो बोर्ड है ये पूरा yz प्लेन स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऐसे बाहर आ रही है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, ये जो मेरा yz प्लेन है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द प्लेन। ठीक है, यानी कि इसका अगर नॉर्मल बनाए, जो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हूं, ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा, x एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अगर ये जो मेरा बोर्ड है इस पे मैं नॉर्मल बनाऊं तो ये नॉर्मल मेरा ऐसे बनेगा 90 डिग्री सरफेस के साथ, तो ये कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है ना। ठीक है, x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या बनेगा, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर है। तो पहले इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में बनाया, फिर इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में बनाया, तो ये मीटर स्क्वायर बना एरिया, और इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो आई कैप बनेगी। ठीक है, यानी कि बाहर आ रही है डायरेक्शन एरिया वेक्टर। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये है। तो फ्लक्स क्या होता है बच्चों, E डॉट ए। ठीक है, तो 3 इंटू 10⁻³ आई कैप इंटू एरिया वेक्टर क्या है 1/100 आई कैप डॉट आई कैप, जीरो होता, जीरो नहीं 1 होता है, और ये क्या बनेगा 3 इंटू 10⁻30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये हमारी फ्लक्स की यूनिट बन जाएगी। ठीक, तो 30 हमारा क्या है, फ्लक्स। इसका मतलब क्या है कि 30 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे इस स्क्वायर से बाहर आ रही है। ठीक है, अब इसमें एक सेकंड पार्ट भी है बच्चों। सेकंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक ए 60 डिग्री एंगल विद द x एक्सिस। ठीक है, यानी कि हमने इस स्क्वायर को अब थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। तो टिल्ट करने से क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि जो पहले मेरा x एक्सिस यहां था
जब 3D बना ही रहा हूँ तो थोड़ा सा और कर देता हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग वाला स्क्वायर है, ठीक है, और इसका जो नॉर्मल बना था वो इधर बना था, ठीक है, एंड कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। और जो ब्लू वाला मैंने दिखाया है वो इसको थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद की पिक्चर है वो, ठीक है। जब इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया तो इसका जो नॉर्मल है वो अब इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हम सरफेस को टिल्ट करेंगे तो उसका एरिया वेक्टर भी टिल्ट हो जाएगा ना नॉर्मल। अगर मेरा ये बोर्ड है, अब इसका जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर मैं बोर्ड को उठाऊं तो ये भी तो मेरे साथ के साथ ऐसे टिल्ट होता जाएगा बोर्ड के साथ, ठीक है। तो जब हमने इस स्क्वायर को टिल्ट किया तो इसका नॉर्मल वेक्टर अब ये बन रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये अब 60 डिग्री एंगल बना रहा है हमारी एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्रीवियस नॉर्मल था एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, उसके साथ अब ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है नया वाला नॉर्मल, ठीक है, ये बोला है। तो अब इस केस में हमें फ्लेक्स बताना है, क्या फ्लेक्स बनेगा। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 3 × 10⁻³ आई कैप। और अब हमारा जो एरिया वेक्टर है वो क्या बन रहा है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा 1/100 मीटर स्क्वायर, और इसका जो नॉर्मल है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि थीटा जो है एक्स एक्सिस और इसके नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री, यानी कि थीटा 60 डिग्री। तो फ्लक्स क्या बनता है ई ए कोस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला था ना ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको अगर खोलोगे तो ई ए कोस थीटा बनेगा। थीटा हमारा इस केस में 0 था क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 तो कोस 0 1, तो यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया ई डॉट ए, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी। यहाँ पे एंगल आ रहा है हमारे पास 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसको अगर करोगे यहाँ लिख देता हूँ, फ्लक्स क्या आएगा 3 × 10⁻³ एरिया 1/100 कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, क्या बनेगा ये 3/2 क्या होता है 1.5 × 10 यानी कि 15, यानी कि जो फ्लक्स है वो हाफ हो गया। पहले हमारा क्या आया 30, लेकिन जैसे ही हमने हमारे स्क्वायर को 60 डिग्री एंगल के साथ में हमने टिल्ट किया तो हमारा जो फ्लक्स है वो हाफ हो जाएगा प्रीवियस वाले से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ई डॉट ए फ्लक्स होता है, डॉट प्रोडक्ट को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या बनता है ई ए कोस थीटा। अब प्रीवियस केस में इसका जो नॉर्मल है एरिया वेक्टर जो है वो भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में था, ये भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0, तो थीटा को 0 पुट कर देंगे, तो नॉर्मल फ्लक्स क्या आएगा सिंपली ई × ए। अब सेकंड केस में हमने जब इसको टिल्ट कर दिया तो एंगल क्या बना 60 डिग्री, तो अब थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दोगे तो फ्लक्स क्या आ जाएगा ऐसे आ जाएगा। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 16 पे। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, what is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.15 through a cube of side 20 cm oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। 16th क्वेश्चन में 15th का यूज किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है जो हमें पहले दी हुई थी, ठीक है, जो 15th क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी वही 16th में यूज कर लिए, लेकिन इसमें जब हमारे पास क्या था स्क्वायर यूज किया होता, ठीक है, स्क्वायर के लिए हम फ्लक्स निकालते थे, लेकिन 16th क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा कि स्क्वायर ना होके अब हमारे पास क्या है एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के लिए हमें फ्लक्स निकालना है और क्यूब की जो साइड है वो क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है कि इस क्यूब में से कितना फ्लक्स हमारे पास मिल रहा होगा। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है और क्यूब को हमने ऐसे रखा हुआ है कि इसकी जो साइड्स है वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ में अलाइन कर रही है, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ऐसे पीछे से चल के आ रही होगी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये क्यूब में से पास हुई और ऐसे बाहर निकल गई। ये क्या है, ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हो क्या रहा है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी जा रही है। और फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया। और इसमें हम एक चीज लेके चलते हैं, अगर लाइंस एंटर कर रही है, ठीक है, उस एरिया जो भी हम जिस भी एरिया के थ्रू हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, अगर फील्ड लाइंस उसमें एंटर करें तो हम फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। और अगर उस एरिया वेक्टर से जो एरिया दिया हुआ है उससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, उसको छोड़ के जा रही है, तो हम फ्लक्स को उस केस में नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अब जब देखो क्यूब में मान लो कि फील्ड लाइंस, ये दो ही मान लो, एक बार दो फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, एंटर कर रही है, तो यहाँ पे इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और कितना आएगा, जितने फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, एक केस मान लेते कि दो फील्ड लाइंस अंदर आई थी तो +2 इसका फ्लक्स बन जाएगा। अब इस सरफेस के लिए फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दो फील्ड लाइंस बाहर गई है तो -2 लेके, ठीक है। तो पूरे क्यूब के लिए अगर हम टोटल फ्लक्स देखें वो क्या बनेगा, +2 और +-2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर आई उतनी फील्ड लाइंस बाहर भी चलेगी, तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 0। ओके, वहीं अगर ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता, एक सरफेस होता, एक सरफेस से अगर हमें फ्लक्स निकालना होता तो हम निकाल लेते। इन्होंने पूरे क्यूब से फ्लक्स पूछा, तो पूरे क्यूब का अगर देखें तो जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर भी जा रहा है, तो इसके अंदर तो कोई फ्लक्स रुका ही नहीं ना, तो टोटल फ्लक्स इसका 0 हो जाएगा। अगर किसी एक सरफेस का पूछा होता तो सिंपली वही करते हैं, E.E, ठीक है। मान लो इस सरफेस का अगर फ्लक्स निकालना होता तो इसका एरिया और उसको मल्टीप्लाई करवा देते इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, तो इसका फ्लक्स आ जाता। ओके बच्चों, तो यहीं तक था। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इनको खुद से करके देखना, तभी ये आपके दिमाग में घुसेंगे। ओके, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। जय श्री राम।